गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा लेसन 6 चल रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको सेल तथा सेल का विद्युत वाहक बल और उसका संबंध बताया था, आंतरिक प्रतिरोध और ये सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम। ये आपके इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल मतलब आते ही हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोधों तथा उसमें बहने वाली धारा तथा बैटरी के अलग अलग मतलब कई बैटरियों को लगा कर जो कम्बिनेशन बनाया गया या जो एक परिपथ तैयार किया गया, उनकी जो जटिल संरचनाएं हैं उसके आधार पर इन्होंने कुछ नियम दिए। वो दो नियम थे। पहला क्या है? संधि का नियम। जैसे इन्होंने कहा एक यहाँ से कुछ धारा आ रही, वो कई पार्टों में डिवाइड हो जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ पे सीधी बात यह है कि जितनी किसी संधि पर मिलने वाली धारा और उस संधि से मतलब मिलने वाली धारा का मतलब कुछ आएंगी कुछ जाएंगी, उससे बाहर निकलेंगी, तो उनका जो योग होता है वो हमेशा शून्य होता है। मतलब जितना एक जैसे पाइप है, मोटा पाइप है, उससे धारा आई, पानी आया, वहाँ पे उसके आगे हमने दो पाइप जोड़ दिए, कंबाइन कर दिए, तो मतलब एक पाइप से जितना पानी आएगा उतना ही तो आगे दो पार्टों में डिवाइड। तो मतलब आने वाली धारा का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, सीधी बात ये है। तो मतलब किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योगफल क्या होगा? शून्य होगा। तो मान लिया कि ये संधि थी, यहाँ जो आने वाली धाराएं I1 आ रही है, I2 निकल रही है, I3 जा रही है, I4 आ रही है, तो ये सभी धाराएं हैं किसी संधि पर मिल रही। तो हमने कहा प्रवेश करने वाली धारा और निर्गत धारा क्या होंगी? बराबर होंगी। तो I1 प्लस I1 प्लस I4 प्लस I5 मिला करके क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3, मतलब जो बाहर निकल रही है। इन सभी को इधर ले आए, तो वही इन्होंने कहा था कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। ये पहला जो नियम है, इसमें अगर बात किया जाए धारा सुरक्षित है, धारा क्या है? बराबर है, मतलब आई और उतनी ही गई, तो मतलब एक समान रही, तो इसे धारा संरक्षित रही या आवेश संरक्षित रहे, तो इसे किरचॉफ का पहला नियम जो है उसे आवेश का संरक्षण का नियम भी कहा जाता है या धारा का नियम भी कहते हैं। अब बात करें दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल भी हैं। न्यूमेरिकल उससे भी रहेगा, इससे भी रहेगा। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है? इन्होंने कहा किसी परिपथ ले लीजिए, उसमें प्रतिरोध लगे हैं, कुछ बैटरी लगी हैं, तो वो एक बंद पास का मतलब एक पूरा क्लोज्ड सर्किट होगा। ठीक है, बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल जो है वो उस परिपथ के क्या? विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि E बराबर IR होता है। E का मतलब क्या था? विद्युत वाहक बल भी, या E का मतलब वहाँ पे वोल्टेज से अगर रिलेशन ले तो, क्योंकि विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों एक ही चीज़ मानी जाती है, बस ये सेल का होता है, तो यहाँ पे क्या? IR के बराबर होता है। तो अब इसको चलिए, क्या है? किसी बंद पाथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उसके बीजगणितीय योगफल के मतलब बीजगणितीय योगफल जो होगा उस बंद पाथ में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। चलिए अब इसको तो ये हमने माना कि दो सेल लगे हैं, ये है, तो इधर की ओर धारा जा रही, इधर से भी इधर की ओर धारा जा रही, ये प्रतिरोध सब लगे हैं, तो जहाँ से जितनी धारा जाएगी उतनी ही उसके अंदर प्रवेश करती है। किसी भी सेल से जितनी भी धारा निकलती है उतनी उधर उस साइड में प्रवेश भी करती है। तो ऐसे ही ये, तो यहाँ से एक इधर धारा जाएगी, एक इधर धारा जाएगी, ये प्रवेश कर रही और ये आगे बढ़ जाएगी, मतलब क्या? इधर की धारा, तो ये निर्गत धारा और ये, तो यहाँ पर सीधी बात यही कॉन्सेप्ट आएगा कि I1 प्लस I2 बराबर, यहाँ से जितनी धारा निकल रही तो यहाँ कितनी आएगी? I1 प्लस I2। अब यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कहा था? एक बंद पास, तो ये पूरा एक लूप हो गया, इधर एक लूप हो गया, तो हम इस लूप की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? किसी बंद पास में बहने वाली धारा, ये देखिएगा, अगर ये इधर की ओर मानते हैं, गणना करते हैं, क्योंकि ये बड़ा मानते हैं, ये छोटा मानते हैं, तो मतलब इस वाली धारा का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसके कारण धारा इधर की ओर, ये क्योंकि धारा क्या है? अपोजिट है, क्योंकि अब ये इधर जा रही थी, लेकिन क्या हुई? इसकी विपरीत दिशा के कारण, क्योंकि ये विपरीत प्रभाव करेगी, तो इसे माइनस का कर देंगे I2 को। ठीक है, तो क्या आएगा? I1, यहाँ से जितनी धारा जाएगी तो इसका मतलब उतनी ही R में प्रवेश करेगी। तो क्या कहा था? संगत प्रतिरोध, तो संगत प्रतिरोध क्या है? R1, तो I1 R1, क्योंकि यहाँ पे धारा क्या है? इसमें R2 ही धारा जाएगी, इसमें R2 धारा जाएगी, तो I
टू, मतलब ये मान लो अगर घूम के जाते तो इसमें R2 ही जाती, तो I2 R2, क्योंकि इसका हमने विपरीत साइन लिया तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, यहाँ पे कितने से लगे हैं, ये इधर की ओर धारा, तो ये इधर, मतलब दोनों एक साइड के विपरीत में लगे हैं। तो जब विपरीत धाराओं का प्रवाह करेंगे तो इनके मान में भी कमी होगी, मतलब I1 माइनस I2 हो जाएगा। तो इस वाले लूप से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब मान लो दूसरा बंद पास, ये वाला बंद पास माने तो इसमें सिर्फ एक ही सेल दिख रहा है, तो इसका मतलब जो भी प्रभाव होगा वो इसके कारण ये हुआ I2, तो E2 हो गया। यहाँ पे दो, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध, तो इस वाली प्रतिरोध में सिर्फ I2 ही जाएगी। देखो इसमें इधर का प्रवाह एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। तो R3 में I2 और R2 हो गया, और प्लस R3 में कितनी धारा जाएगी, I1 प्लस I2, तो ये हो गया। और बराबर किसका होगा, इस वाले बंद पास में कितना विद्युत वाहक बल है। इसी तरह हम तीसरा भी मान सकते हैं, यहाँ पे बीच वाले की गणना कर दो, ये इस टाइप से मान सकते हैं। तो क्या होता, E1 बराबर R1 I1 प्लस R3 I1 प्लस I2, उस टाइप से तीनों समीकरणों को हल कर लेंगे। R1 R2 R3 की वैल्यू अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, अब इसमें क्या है, सब कुछ बराबर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊर्जा निश्चित है, क्योंकि विद्युत वाहक बल या ऊर्जा, तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे वोल्टता का नियम कहते हैं, क्योंकि ये क्या था, वोल्टेज यहाँ पे नियत रहा, तो इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अब अगला है व्हीटस्टोन सेतु, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अच्छा, ये बाद में, चलो अच्छा, हाँ, व्हीटस्टोन सेतु की बात करें तो यह एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, व्हीटस्टोन, उन्होंने 4 प्रतिरोध को लेकर के एक ऐसा कम्बिनेशन तैयार किया, मतलब एक ऐसा कम्बिनेशन का मतलब एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें जो 4 प्रतिरोध थे वो एक समांतर चतुर्भुज को निरूपित करते थे, उन पे लगा दिया हमने, और बीच में उनके जो विकर्ण थे, विकर्ण बीटी पे एक गैल्वेनोमीटर या धारा मापी लगा दिया, और इनके जो 2 बचे हुए सिरे हैं उनको एक बैटरी से जोड़ दिया, जिसके कारण यहाँ पे धारा आएगी, आई और ये आगे 2 भागों में बट गई। तो हम देखेंगे कि एक ऐसी कंडीशन होगी जब इधर से दोनों साइड के जो विभव क्या होंगे, बराबर होंगे। जब विभव बराबर होंगे दोनों साइड के तो धारा नहीं जाएगी, और जब धारा नहीं जाएगी तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति जब उसमें गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो इसे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब P और Q का अनुपात और R और S का अनुपात क्या हो, बराबर हो। P Q का अनुपात और R S का अनुपात बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक बंद पास लिया, ये लिया, तो इसके लिए फिर वही चीज़ कि यहाँ पे अगर दोनों साइड का बराबर है तो यहाँ पे I1 गया, I1P, और यहाँ पे I2P, I2 R, सॉरी लग रहा है ये गलत लिख दिया है कुछ, PQRS, इसमें कोई, हाँ बेटा उसमें ये गलती थी कि यहाँ पे R और S चेंज हो गए थे। ठीक है, तो अब ये लूप देखेंगे तो I1, इसमें I1P गई और इसमें I1 R है, और इनके यहाँ पे क्या कुल जो विभव होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, इसमें जब कोई विभव अंतर नहीं है तो विभव मतलब क्या होगा, विद्युत वाहक बल 0 हो गया। इसी तरह तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये आएगा रिजल्ट। इसी तरह बंद पास ये वाला कौन सा, BCDC, बी में आते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी धारा, तो वही जाएगी I1Q, और यहाँ पे I2S, वही यहाँ पर भी रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसका वही आ गया। जब दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पे I1 कैंसिल और I2 कैंसिल, तो क्या आएगा, P/Q = R/S। यही होता है व्हीटस्टोन सेतु विधि की। तो अब आपको ये समझना है कि जब इनका अनुपात
इनका अनुपात बराबर हो या इनका अनुपात इनका अनुपात दोनों का बराबर हो, तो उस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है। और तो यहाँ पे जाने वाली धारा का मान 0 होगा। अगर यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध भी लगा दिया जाए तो उसमें कोई धारा नहीं जाएगी, ना उससे कोई मतलब होगा, उस प्रतिरोध से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।